नमस्कार। आपसे आपका फिर से स्वागत करता हूँ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स इस कोर्स में, जो हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की शुरुआत कैसे होती है, और उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म देखा था कि हमने बोला था कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो स्लिप के वजह से होता है। इस पार्ट में हम स्लिप को अच्छे से जानेंगे, और जो डिफॉर्मेशन के लिए शेयर स्ट्रेंथ लगता है, हमने बोला था कि शेयरिंग से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, तो एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ जो होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए, ये ये इस पार्ट में हम जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि स्लिप, मैं जब बात करता हूँ तो स्लिप कैसे होता है। तो मान लेता हूँ कि मेरे पास एक दो एटॉमिक प्लेन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हम हार्ट स्फीयर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो एटॉमिक प्लेन्स है, ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे क्लोज्ड पैक प्लेन्स है। ये हमने देखा था कि स्लिप जो होता है वो क्लोज पैक प्लेन और क्लोज पैक डायरेक्शन पे होता है। तो मान लीजिए मेरे पास ये दो एटॉमिक प्लेन्स है, और इन दोनों के जो प्लेन का डिस्टेंस है, तो यानी सेंटर टू सेंटर अगर मैं मान लेता हूँ ये एक प्लेन है, ये एक सेंटर होगा इसका और एक सेंटर होगा, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है इसको मैं ए मान रहा हूँ। और अभी ये जो दो डिस्टेंस है, यानी ये दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है इस प्लेन में, ये मैं बी मान रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दो पोजिशंस हैं एटम्स की, ये मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेता हूँ इस एटम्स की। तो ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ये पोजीशन है, इसको मैं बी मान रहा हूँ। मान लेते ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में ये जो एटॉमिक प्लेन्स है ये स्लिप होंगे। तो यानी एक्स जो है ये मेरी स्लिप डायरेक्शन है। अगर मैं एक शेयर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ इस मटेरियल पे, और शेयर स्ट्रेस इस लेवल का बढ़ जाता है, तो ये एटॉमिक जो प्लेन्स है एक दूसरे के ऊपर स्लिप होगी। स्लिप यानी हम हिंदी में जाने थे कि ये फिसलेगी एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ये अगर स्लिप होती है तो जानते हैं कि कैसी होती है स्लिप। तो मैं अगर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये जो पोजीशंस है, मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशंस है, ये मैंने अपनी रेफरेंस पोजीशंस मान लिए। अगर ये एटम स्लिप्स होते हैं, या एटॉमिक प्लेन स्लिप होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो एटम्स है ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही जा सकते हैं, यानी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनदर इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी दूसरे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही आनी चाहिए। तो जानते हैं कि स्लिप कैसी होती है। तो आप देखेंगे कि ये एटम स्लिप हो गए, यानी एटम यहाँ पे था और ये दूसरे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। ये एटम यहाँ पे था, ये स्लिप होके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से एक एटॉमिक प्लेन का मूवमेंट हुआ एक दूसरे के ऊपर, इसको ही हम स्लिप कहते हैं। अभी अब जानेंगे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है एटम्स का, हमने माना था कि यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स चेंज होगी जब मेरी एटॉमिक मूवमेंट होगी एक दूसरे के ऊपर। तो मुझे एक एनर्जी चाहिए ये एटॉमिक प्लेन्स मूव करने के लिए। अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ, यानी इसका मतलब है कि मुझे एक एनर्जी चाहिए जब मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मुझे क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। तो मुझे एक एनर्जी चाहिए। अगर मैं एनर्जी पोजीशंस की बात करूंगा इस एटॉमिक पोजीशंस की, तो मेरे पास दो इक्विलिब्रियम पोजीशंस थी। एक यहाँ पे सबसे एनर्जी कम रहेगी एटम्स की, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, इस कैविटी के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एनर्जी कम होनी चाहिए इस दो पोजीशंस पे। तो मैं अगर एनर्जी वेरिएशन प्लॉट करूंगा एक्स डायरेक्शन के हिसाब से, तो मुझे मिलेंगे कि ये जो पोजीशंस है, ये जो पोजीशंस मैंने मार्क की थी, यहाँ पे मेरे पास लोवेस्ट एनर्जी आएगी। अगर मेरे एटम ये एग्जैक्टली इस एटम के ऊपर है, तो यहाँ पे मेरी एनर्जी हाईएस्ट आएगी। ये आप समझ सकते हैं। तो मेरा एनर्जी जो वेरिएशन होगा, अगर जब स्लीप हो रही है, तो इस तरह से होगा कुछ। तो अगर हम देखेंगे ये जो डिस्टेंस है और ये जो पोजीशंस है, मैं एक मार्क कर लेता हूँ। एक पोजीशन ये है एटम्स की, और बी, ये दो मेरी ए और बी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और क्यू ये मेरी हाईएस्ट एनर्जी पोजीशन है, क्योंकि अगर एटम एक दूसरे के ऊपर होंगे तो वो हाईएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका। और ये जो डिस्टेंस है क्यू और ए और बी का, ये p/2 होगा। अब ज्योमेट्री से समझ सकते हैं। तो ए पोजीशन मेरी, और ए जो पोजीशन में मेरे एटम्स के अरेंजमेंट इस तरह से थे। ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी ए, और वे मेरी फाइनल पोजीशन है बी। ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। आप देखेंगे कि एटम्स
इस कैविटी के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे लाई कर रहे हैं। और Q जो है वहाँ पे मेरा एटॉमिक अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह से होगा, यानी एटम्स एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे इस तरह से, और ये मेरी हाईएस्ट एनर्जी पोजीशन है। तो जब मैं एनर्जी की बात करूँगा तो मैं एनर्जी से फोर्स भी निकाल सकता हूँ। तो मैं फोर्स निकालता हूँ कि अगर ये एनर्जी पोजीशन इस तरह से है मेरी, ये एनर्जी फ्लक्चुएशन इस तरह से, तो मुझे फोर्स कितना लगेगा या एटम्स को इस तरह से मूव करने के लिए। तो अगर मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है तो मुझे ये जो एनर्जी बैरियर है क्यू का, ये मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कुछ फोर्स की आवश्यकता होगी। वही फोर्स हम इस पार्ट में निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा था कि एनर्जी का डेरिवेटिव अगर लेंगे, अगर मैं यू अगर ये एनर्जी मान रहा हूँ और यू का अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा एक्स डायरेक्शन के हिसाब से, तो मुझे फोर्स मिलता है। तो इस तरह से कुछ मुझे फोर्स आएगा। हमने देखा था जब हमने बॉन्ड स्टिफनेस की बात की थी। तो अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो मैं इसका एक डेरिवेटिव लूँगा, और मैं डेरिवेटिव इस तरह से जब लूँगा तब मुझे पता चलेगा कि जो फोर्स है मेरा शून्य रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए। अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको इस तरह से कुछ फोर्स मिलेगा, और यहाँ पे आपकी एक शून्य की वैल्यू आएगी। तो आपके पास 3 इक्विलिब्रियम पोजीशंस हो गए, ए, बी और क्यू। क्यू ये हाईएस्ट एनर्जी पोजीशन होगी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा फोर्स मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रहा है। मेरा फोर्स मैक्सिमम आ रहा है इस पॉइंट पे, जो कि ये b/2 का आधा है। ये आएगा मेरा b/4। अगर ये b/4 आ रहा है तो हम जो shear स्ट्रेस जो लगेगा कुछ इस तरह से लिख पाएंगे। अगर ये जो स्ट्रेस है यानी shear स्ट्रेस मेरा x डायरेक्शन के हिसाब से मैं किस तरह से लिख पाऊंगा, मैं एक साइन वेव की तरह लिख पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं देखूंगा ये फोर्स वेरिएशन जो है ये साइनोसाइडल दिख रहा है लगभग, तो मैं कुछ इस तरह से मेरा shear स्ट्रेस की वैल्यू निकाल पाऊंगा। मान लेते हैं ये जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस लग रहा है, shear स्ट्रेस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम shear स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे। ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है इसको मैं टाउ मैक्स मान रहा हूँ, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ए और बी का, ए और बी के बीच का, ये बी है, तो मेरा पीरियड जो होगा वो बी होगा। और अगर मैं इसको साइन वेव मान के चल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री मान रहा हूँ तो ये मेरा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पोजिशन। तो ये मेरा 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से समझेंगे, अगर मैं 2 पाई मूव करता हूँ तो मैं b डिस्टेंस क्रॉस करता हूँ। अगर मैं थीटा, अगर कोई भी थीटा मान के चल रहा हूँ, अगर मुझे x डिस्टेंस क्रॉस करना है और इसके करस्पॉन्डिंग थीटा है, तो मैं थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से निकालूंगा 2πx/b। तो यही वैल्यू है। अगर हम साइन थीटा निकालेंगे किसी भी इसमें पोजीशन के साथ, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा shear स्ट्रेस का रिलेशन एक टाउ मैक्स यानी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो स्ट्रेस है मैक्सिमम स्ट्रेस जो हमें मिलता है b/4 पे मिलता है, इसको मैं टाउ मैक्स मान के चल रहा हूँ। तो एक मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अभी हम जानेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं x/b बहुत स्मॉल अगर मान के चल रहा हूँ, अगर मेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन पे, तो और x/b स्मॉल है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इस तरह से कि मैं लिख सकता हूँ sin 2πx/b, इसको लिख सकता हूँ मैं सिंपली 2πx/b। तो ये मेरे पास एक सिंपल रिलेशन आ गया। अभी हम जानेंगे कि ये जो पोजीशन है, यहाँ से अगर मैं कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूँगा, तो मैं यहाँ से, क्योंकि ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आएगा ये मेरे shear स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो जो स्ट्रेन डेवलप होना चाहिए वो shear स्ट्रेन डेवलप होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला आइटम है ये इस पोजीशन पे डिस्प्लेस हो गया है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो x जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, और वो कब हो रहा है, जब मैं shear स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक स्ट्रेन डेवलप होगा, और उस ये डिस्टेंस मुझे पता है ये a है, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x में मान के चल रहा हूँ। तो जो shear स्ट्रेस की जब मैं बात करूँगा तो मैं टाउ को इस तरह से लिख पाऊँगा। अगर मुझे shear मॉडुलस पता है मटेरियल का, तो ये shear स्ट्रेन की वैल्यू में लिख सकता हूँ गामा,
और गामा की वैल्यू मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x/a। हम शेयर स्ट्रेन जब कैलकुलेट करते हैं तो ये गामा लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि tan गामा इज इक्वल टू x/a, और x बहुत स्मॉल है तो tan गामा इक्वल टू गामा हो जाएगा, और ये इसको मैं x/a लिख सकता हूँ। तो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू मेरे पास x/a आएगी, और ये जो वैल्यू है शेयर स्ट्रेस की टाउ, ये मैं लिख सकता हूँ g x/a। g मेरा शेयर मॉडुलस है, ये मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन है, शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। और जब मैं इसको इस क्वांटिटी से कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा, और मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा टाउ मैक्स को। अगर मैं टाउ मैक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मुझे चाहिए मूवमेंट के लिए, ये कुछ इस तरह से आएगा g/2 a/b। अगर मैं a और b को इक्वल मान लेता हूँ, यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ और इसको, तो a और b अगर मैं इक्वल मान लेता हूँ तो मेरे पास कुछ टाउ मैक्स की वैल्यू इस तरह से आएगी g/2। तो ये होगी मेरी थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ। थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ यानी अगर ये यहाँ तक मैं फोर्स अप्लाई कर पाऊंगा या इसको क्रॉस कर लूँगा तो मैं मटेरियल को स्लिप करूँगा, यानी एटॉमिक प्लेन्स को स्लिप कर पाऊँगा, और यहाँ पे मेरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो ये एक मैक्सिमम थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ आई, जिसकी वैल्यू हमने देखी g/2। g यहाँ पे मेरा शेयर मॉडुलस है मटेरियल का, इसको भी लिख सकते हैं g, ये मेरा शेयर मॉडुलस है मटेरियल का। तो एक सिंपल रिलेशन आ गया मेरा, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना अप्लाई करना है। अभी जानिए, देखते हैं कि मैंने डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ पे देखे, और ये g/2 यानी मुझे अगर शेयर मॉडुलस पता है तो मैं एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ Tm, टाउ m। तो टाउ m की वैल्यू जो आएगी g/2, और यहाँ पे देखेंगे कि g/2 की वैल्यू आ रही है 4.6 GPa सिल्वर के लिए, और आप देखेंगे कि GPa में है सारी वैल्यूज़। 2 यानी आप अगर कंसिडर करेंगे तो g, किसी किसी बुक्स में इसको g/10 भी लिखते हैं, क्योंकि 2 × 3.142 की वैल्यू अगर डालेंगे तो आपके पास g/10 लगभग ये वैल्यू आएगी। तो आपके पास टाउ मैक्स जो वैल्यू है थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ, ये वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेगी, और लेबोरेटरी में हम शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। और ये जो वैल्यूज़ है मोस्ट ऑफ द मेटल्स और मटेरियल्स के लिए ये MPa में आ रही है। आप देखेंगे कि सिल्वर के लिए यहाँ पे थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ 4.6 GPa गीगापास्कल है, पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्व वैल्यू है 0.37 MPa, यानी एक बहुत कम है। जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यूज जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यूज से बहुत कम है। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक थ्योरेटिकल जो शेयर स्ट्रेंथ है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यूज से कम 4 ऑर्डर हायर है सिल्वर के लिए, और बाकी मटेरियल्स के लिए भी आप देखेंगे तो ये कम से कम 1 से 4 ऑर्डर हायर है। तो ये वैल्यूज़ अगर हम देखेंगे तो मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि मेरी जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ है या थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यूज से ये 10⁻², 10⁻4 इतनी हाई है, यानी मेरी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यूज है बहुत कम है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है ये अभी हमें देखना है। तो एक क्वेश्चन हमें आएगा कि थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यूज से क्यों ज़्यादा है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए कंसेप्ट, डिसलोकेशन का कंसेप्ट साइंटिस्ट ने निकाला है, और ये कंसेप्ट पहली बार 3 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, मिहाली, टेलर और ओरोवन ने। सो इन तीनों ने डिसलोकेशन का एक कंसेप्ट निकाला जो डिस्क्रिपेंसी है थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व शेयर स्ट्रेंथ की डिस्क्रिपेंसी को मिटाएगा। तो ये डिसलोकेशन का पोस्टुलेट इन्होंने 1934 में प्रपोज किया था, और जो थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ इवेल्युएट किया था मटेरियल्स के लिए 1926 में, यानी कम से कम 8 साल के बाद ये डिसलोकेशन जो कंसेप्ट है ये प्रपोज्ड हुआ, और ये
जो डिसलोकेशन कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन करेगा कि मेरा थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व शेयर स्ट्रेंथ से क्यों ज़्यादा है। तो अभी हम देखते हैं कि ये थॉट प्रोसेस कैसे हुई। तो हमने जाना कि जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो उसका एक मैकेनिज्म है स्लिप, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्लिप होता है, हमने देखा था कि स्लिप स्टेप्स तैयार होती है बट वहाँ पे कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। और अभी हमने देखा कि मेरी जो थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ है वो मेरी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व शेयर स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो अगर हम देखेंगे ये मेरे पास एक क्रिस्टल है और ये मेरा डिफॉर्म्ड क्रिस्टल है। हमने देखा था कि ये स्लिप प्लेन है और स्लिप डायरेक्शन है। तो हमने देखा था कि हमें अगर एटम्स एटॉमिक प्लेन्स को मूव करना है, एटॉमिक लेयर्स को मूव करना है, तो हमें एक एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी चाहिए, अगर हम देखेंगे, हम इस तरह से कुछ समझ सकते हैं, अगर मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यूज से, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी चाहिए मैक्सिमम एनर्जी, ये भी ज़्यादा होनी चाहिए मुझे एक्सपेरिमेंटल एनर्जीज यानी एटॉमिक प्लेन्स मूव करने के लिए। टू मूव एटॉमिक प्लेन्स यानी एटॉमिक प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर मूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटली मुझे कम एनर्जी चाहिए। जो मैं एस्टिमेट किया था थ्योरेटिकली वो ज़्यादा एनर्जी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मैं एटॉमिक प्लेन्स को मूव करता हूँ, वहाँ पे बॉन्ड्स बनेंगे और टूटेंगे। यानी अगर एटम में एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहा हूँ तो वहाँ पे बॉन्ड्स कभी बनेंगे कभी टूटेंगे। और ये जो मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और थ्योरेटिकली जो एनर्जी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा होगी मेरी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज से। तो कुछ इस तरह से समझते हैं, ये मेरे पास एटॉमिक प्लेन्स है और मैं इसको डिफॉर्म करना चाहता हूँ। अगर मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, अगर ये मेरा क्रिस्टल है और इसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरा परफेक्ट क्रिस्टल है और इस तरह से मैं उसको डिफॉर्म करूँगा, तो एटॉमिक लेवल पे कुछ इस तरह से आएगा। हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स बने, कुछ बॉन्ड्स टूटे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अगर इसका देखूंगा, ये एटम इससे भी बॉन्डेड है, इससे भी बॉन्डेड है, पर ये अगर स्ट्रक्चर मैं कंसिडर करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो मैं फिर से इसको डिफॉर्म करूँगा और मुझे यहाँ पे सरफेस स्टेप मिलेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 2 बार मुझे एटॉमिक बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़े और मेक करने पड़े। मैंने 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थी अगर मुझे ये आउटकम चाहिए तो। अगर ऐसा सोचिए कि मेरे पास मटेरियल में माइक्रोस्कोपिकली यानी एटॉमिक लेवल पे ही जो बॉन्ड्स है ऑलरेडी टूटे हुए हैं, यानी यहाँ पे एक लोकल डिफेक्ट्स है। अगर मैं इस तरह से देखूँगा, ये मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हमने देखा था ये मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दोनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। पर यहाँ पे अगर देखूँगा मेरे पास, तो ये यहाँ पे लोकल डिफेक्ट्स तैयार हो रहे हैं। तो ये ऑलरेडी लोकल डिफेक्ट्स मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लोकल डिफेक्ट्स है ये डिसलोकेशन कंसेप्ट को राइज करेंगे। हम जानेंगे कि डिसलोकेशन के बारे में क्या है, पर आप यहाँ पे हम विचार देख रहे हैं कि ये डिसलोकेशन की कंसेप्ट कैसे सोची गई थी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड्स जो है लोकली, यहाँ पे अगर इस प्लेन्स पे अगर आप देखेंगे ये लोकली ऑलरेडी ब्रोकन है। तो अगर मैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ इस तरह से, तो मैं यहाँ पे सरफेस स्टेप तैयार हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल मिल जाएगा। तो मुझे सिर्फ एक स्टेप में ही सरफेस स्टेप मिल गई, या एटॉमिक प्लेन्स यहाँ पे एक ही स्टेप में मुझे वो मूव हो गए। तो हमने देखा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा एनर्जी लग रही है और इस केस में मेरे पास कम एनर्जी लग रही है। तो हम दोनों केस में, अगर ये मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू थी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास परफेक्ट क्रिस्टल था, ये मैंने परफेक्ट क्रिस्टल कंसिडर किया था, और यहाँ पे मैंने डिफेक्टिव क्रिस्टल कंसिडर किया था। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं इसको ही हम डिसलोकेशंस के नाम पे जानेंगे और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
ये डिसलोकेशंस होते क्या है। इस पार्ट में हमने देखा कि जो थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ है मटेरियल का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना ऑर्डर ज़्यादा होता है, वो 10⁴ टू 10⁻² ऑर्डर ज़्यादा होता है मेरे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज से। और ये ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि मैं कंसिडर करता हूँ जब थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता हूँ तो मैं एक परफेक्ट क्रिस्टल कंसिडर कर रहा हूँ, और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम डिफेक्टिव क्रिस्टल पे करते हैं, क्योंकि जनरली हमारे पास जो मटेरियल होते हैं उसमें इनहरेंट डिफेक्ट होते हैं, यानी पहले से ही डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, और वही डिफेक्ट्स मेरे डिसलोकेशंस कहलाएंगे। वो ये जो डिफेक्ट्स है इसके बारे में और जानेंगे, डिसलोकेशन के बारे में ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी यहाँ पे ही रुकता हूँ। धन्यवाद।